ना। हम्म, भारतीय चलिए। चित्त, मानस और काल, इसके 3 विभाग हैं ताई। उसका प्रथम है भारतीय चित्त, मानस और काल। इसके 5 विषय बिंदु, 6 विषय बिंदु हैं। यह 20वीं 21वीं सदी है किसकी? अपना अध्ययन भी विदेशी दृष्टि से। महत्व सही उत्तर का नहीं, सही प्रश्न का है। अपने चित्त को समझे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हम किसी और संसार के रहने वाले हैं। हम किसी और के संसार में रहने लगे हैं और सभ्यता का नवीनीकरण तो करना ही होता है। मेरे यह ख्याल से 40 पृष्ठ होंगे। हाँ ताई, इतना ही है ताई। इतना ही है। यह आलेख ऋग्वेद से लेकर कोई 10वीं 12वीं सदी यानी विक्रम युग तक के हमारे प्राचीन साहित्य के अध्ययन के परिणाम स्वरूप सामने आ सका है। यह अध्ययन कोई 5 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। इस अध्ययन में प्रमुख रूप से डॉक्टर M.D. श्रीनिवास, डॉक्टर जितेंद्र बजाज और मैं स्वयं शामिल था। अनेक मित्रों ने तरह तरह के प्रश्न उठाकर, सूचनाएं ग्रंथ जुटाकर तथा इन सब पर सविस्तार बातचीत करते हुए इसमें अपना योगदान दिया। इनमें मद्रास से श्रीमती P.L.T. गिरिजा, श्री T.N. मुकुंदन, डॉक्टर V. बालाजी, अशोक झुंझुनवाला, दिल्ली से श्री रामेश्वर मिश्र पंकज, श्री पुष्पराज, श्री राजीव वोरा, डॉक्टर नीरू मलिक, श्री निर्मल चंद्र, श्री बनवारी तथा वाराणसी से श्री सुनील सहस्त्रबुद्धे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह सामग्री लेखों की तरह 16 से 19 और फिर 23 अप्रैल 19 को दैनिक जनसत्ता में प्रकाशित हुई। ये धर्मपाल ने लिखा था। 1. यह 20वीं 21वीं सदी है किसकी? गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास से वापस भारत लौटे। तब रास्ते में वे ब्रिटेन में भी रुके। उसके बाद बर्मा, श्रीलंका की बात छोड़ दें तो केवल एक बार विदेश गए। 1931 की वह यात्रा ब्रिटेन जाने के लिए ही थी, पर भारत से जाते और यहाँ लौटते हुए वे मिस्र, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली में भी कुछ दिन के लिए ठहरे। अमेरिका वाले तब चाहते थे कि गांधी जी वहां भी आएं, लेकिन अमेरिका जाना तो नहीं हो पाया। 1915 में गांधी के मुंबई उतरने से पहले देश में उनसे बहुत सी आशाएं लगाई जाने लगी। उस समय के संपादकीय आलेखों से लगता है कि तभी से उन्हें कुछ अवतार पुरुष सा समझा जाने लगा। मुंबई में गांधी और कस्तूरबा का जैसा स्वागत हुआ, वैसा उस नगर की स्मृति में पहले किसी का नहीं हुआ। ऐसा इन दिनों के समाचार पत्रों का कहना है। मुंबई के बड़े बड़े घरों में गांधी जी और कस्तूरबा के सम्मान और स्वागत में अनेक भोज हुए। भोज समारोह में मुंबई हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश और मुंबई के गवर्नर परिषद के सदस्य भी पहुंचे। मुंबई के संपन्न समाज के प्रमुख लोग और बड़े बड़े उद्योगपति तो उन भोजों में उपस्थित थे ही, पर 3 दिन में ही गांधी और कस्तूरबा इससे ऊब गए। 12 जनवरी को एक बड़े स्वागत समारोह में गांधी जी ने अपनी उकताहट सबके सामने प्रकट कर डाली। इस समारोह में 600 से अधिक अतिथि आए हुए थे और फिरोज शाह मेहता स्वयं इसके अध्यक्ष थे। समारोह में बोलते हुए गांधी ने कहा, उन्होंने सोचा था कि देश में आकर दक्षिण अफ्रीका से कहीं अधिक आत्मीयता का अनुभव होगा, लेकिन पिछले 3 दिनों से मुझे और कस्तूरबा को लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मजदूरों के बीच जीवन अधिक आत्मीय था। यहाँ तो हम अपने को कुछ पराये से लोगों के बीच ही पा रहे हैं। उसके बाद गांधी जी का रहस्य बदलता चला गया। उनके कार्यक्रम बड़े भोजों के भोज समारोह से हटाकर अधिकतर साधारण लोगों के बीच होने लगे और देश के साधारण जनमानस में उनकी ऐसी पैठ हुई कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में उनके मुंबई उतरने के एक पखवाड़े के भीतर सौराष्ट्र में लोग उन्हें महात्मा कहकर संबोधित करने लगे। उसके केवल 3 महीने बाद लगभग 1 सहस्त्र मील दूर हरिद्वार के पास गुरुकुल कांगड़ी में भी उन्हें महात्मा कहा जा रहा था। तब से लेकर अगले 25-30 वर्ष तक देश में सघन आत्मविश्वास की एक लहर चलती रही।
लोगों को शायद ऐसा आभास होता रहा कि उनके कष्टों का निवारण करने के लिए, पृथ्वी का बोझ घटाने के लिए और जीवन को फिर से संतुलित करने के लिए उनके बीच एक अवतार पुरुष उपस्थित हुआ। ये तो था पूरा ही। पढ़ते जाओ। ये धर्मपाल जी स्वयं इनको अवतार मानते हैं, भगवान ही मानते हैं। ये इनका अर्थघटन है, ये इनका अर्थघटन है धर्मपाल जी का। वैसे वास्तव में देखा जाए तो 1900 तक कांग्रेस में और देश में लोकमान्य तिलक और उनके जैसे जो जहाल लोग थे उनका ही अधिक बोलबाला था। 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई, तब तक तो गांधी जी की दाल नहीं गली थी, कांग्रेस में भी और बाहर जन समाज में भी। इसलिए आप हम देखेंगे कि जहां जहां गांधी जी का उल्लेख आता है वहां लोकमान्य तिलक का नहीं आता, लाला लाजपत राय का कम ही आता है, श्री अरविंद का और भी कम आता है। इसलिए हम पढ़ते हैं धर्मपाल जी को तो गांधी जी को तो वो एकदम हीरो मानते हैं। हीरो माने वो तो अवतार ही है, उनके बारे में आलोचना हो ही नहीं सकती, ऐसा ही हमको दिखाई देगा। तो ऐसा मानना इसलिए पड़ता है, फिर हम जाओ। स्पष्ट विश्लेषण भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसलिए मैं आगे बताती हूँ, फिर अभी तो पढ़िए, थोड़ा 10 मिनट बाकी रहेंगे तभी हम बात करेंगे इसकी। अधिकांश भारतीयों ने उन्हें कभी देखा ही नहीं था, उनके रहन सहन कामकाज के तरीकों को कभी सही भी नहीं माना होगा। शायद 1945-46 तक भी यही मानते रहे होंगे कि गांधी जी जो स्वतंत्रता संग्राम चला रहे हैं उसके सफल होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर शायद सभी भारतीयों को उनमें एक अवतार पुरुष और दिव्य आत्मा के दर्शन होते रहे। पृथ्वी पर कष्टों के निवारण के लिए अवतार पुरुष जन्म लिया करते हैं, मान्यता भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन समय से चली आ रही है। रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना काल से तो ऐसा माना ही जा रहा है। द्वापर का अंत आते धर्म का इतना ह्रास हो गया कि पृथ्वी अपने ऊपर के बोझ से पीड़ित होकर विष्णु से इस बोझ को किसी प्रकार हल्का करने की प्रार्थना करती। तब देवों की ओर से एक बड़ी व्यू रचना होती। विष्णु स्वयं श्री कृष्ण आदि के रूप में पृथ्वी पर उतरते। महाभारत का युद्ध पृथ्वी के बोझ को हल्का करने की इसी प्रक्रिया का उदाहरण है। ललित विस्तर आदि बुद्ध चरित्रों में गौतम बुद्ध को पृथ्वी पर अवतरण के ऐसे ही कारण दिए गए हैं। इसी प्रकार समय समय के प्रश्नों में समाधान के लिए अनेक अवतार होते हैं। इसलिए 1915 में लोगों ने सहज ही मान लिया कि भगवान ने उनका दुख समझ लिया और उस दुख को दूर करने और भारतीय जीवन में एक नया संतुलन लाने के लिए गांधी को भेजा। गांधी के प्रयासों से भारतीय सभ्यता की दास्ता का दुख बहुत कुछ कट गया, लेकिन भारतीय जीवन में कोई संतुलन नहीं आ पाया। गांधी 1948 के बाद जीवित रहते तो भी इस नए संतुलन के लिए कुछ और ही प्रयत्न करने पड़ते। जो काम गांधी पूरा नहीं कर पाए उसे पूरा करने के प्रयास हमें आगे पीछे तो आरंभ करने ही पड़ेंगे। आधुनिक विश्व में भारतीय जीवन के लिए भारतीय मानस एवं काल के अनुरूप कोई नया रास्ता ढूंढे बिना इस देश का बोझ हल्का नहीं हो पाएगा। और उस नए ठोस धरातल को ढूंढने का मार्ग वही है जो महात्मा का था। इस देश के साधारण जन को मानस में बैठकर उसके चित्त और काल को समझकर इस देश के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। गांधी के लिए यह समझ और पैठ सहज थी। हमें उसे पाने के लिए अनेक बौद्धिक प्रयत्न करने पड़ेंगे। हमें यह जानना ही पड़ेगा कि देश के साधारण जन इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वर्तमान की उनकी समझ क्या है, भविष्य में उनका कैसा प्रारूप मन में है। जिन साधारण लोगों के बल पर इस देश को एक नया संतुलन दिया जा सकता है, इस देश को बनाया जाता है, वे लोग कौन हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनकी आदतें कैसी है, प्राथमिकताएं क्या है, इच्छाएं आकांक्षाएं क्या है, वे अपने बारे में क्या मानते हैं, संसार को कैसे देखते हैं, भगवान को कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं तो किस दृष्टि से देखते हैं, या फिर वे भगवान को नहीं मानते तो किसे मानते हैं, काल को मानते हैं, दैव को मानते हैं, या कुछ और ही उनके मन में है।
जनसाधारण की अच्छे जीवन की कल्पना के अनुरूप उनके सहयोग से देश को कुछ बनाना है तो यह सब कुछ जानना ही पड़ेगा। लेकिन अपने लोगों के चित्त और मानस को समझने की यह बात है, लेकिन हमें अच्छी नहीं लगती। गांधी का भारत के साधारण जन के साथ एकाकार होकर उन्हीं के चित्त की बात को शब्द देते जाना भी हम भद्रजनों को कभी सुहाता नहीं था। भारतीय चित्त मानस से हमें डर सा लगता है। यह मानकर चलना चाहते हैं कि भारतीय मानस में कुछ है ही नहीं, वह तो एक साफ प्लेट है जिस पर हम भद्र लोगों को आधुनिकता से सीखकर कुछ नया आलेख लिखना है। पर शायद हमें यह आभास भी है कि भारतीय चित्त वैसा साफ सपाट नहीं है जैसा मानकर चलते हैं। वास्तव में वह सब विषयों पर सब प्रकार से विचारों से अटा पड़ा है। ये विचार भी कोई नए नहीं है, वे सब पुराने हैं। शायद ऋग्वेद के समय से चले आ रहे हैं, शायद गौतम बुद्ध के समय के कुछ विचार उपजे होंगे या फिर महावीर के समय से। पर जो भी विचार हैं, जहां से भी वे आए हैं, भारतीय मानस में बहुत गहरे बैठे हुए हैं। और शायद हम यह बात जानते हैं, लेकिन हम इस वास्तविकता को समझना नहीं चाहते। इसे किसी तरह नकार कर भारतीय मानस और चित्त की सभी वृत्तियों से आंख मूंद कर अपने लिए नया ही कोई संसार हम ढूंढ लेते हैं। इसलिए अपने मानस को समझने के सभी प्रयास हमें निरर्थक लगते हैं। 18वीं 19वीं सदी के भारत के इतिहास का मेरा अध्ययन भी भारतीय मानस को समझने का एक प्रयास है। उस अध्ययन से अंग्रेजों के आने से पहले के भारतीय राज समाज की, भारत के लोगों की सहज तौर तरीकों की एक समझ तो बनी। समाज की कुछ भौतिक व्यवस्थाएं होती हैं, तकनीकें होती हैं, नित्य प्रति का काम चलाने के तरीके होते हैं, तो उनका एक प्रारूप सा बन गया। पर समाज के अंतर्मन की, उसके मानस की, चित्त को ठीक से पकड़ उस काम से नहीं बन पाई। मानस को पकड़ने, चित्त को समझने का मार्ग शायद अलग होता है। पर भारतीय राज समाज की भौतिक व्यवस्थाओं को समझने का मेरा वह प्रयास अधिकतर लोगों को विचित्र ही लगा। 1935 से 66 में जब मैंने 18वीं 19वीं सदी के दस्तावेजों को देखना शुरू किया, 1965-66 में था, तो दिल्ली के एक मित्र ने मुझे कहा, भाई तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने में लगे हो, कुछ ढंग का काम क्यों नहीं करते? और बहुत लोगों ने कहा कि आप 18वीं सदी की जो बातें करते हैं वे तो ठीक ही हैं। उस समय भारत में खेती अच्छी होती होगी, बढ़िया लोहा बनता होगा, लोगों को चेचक आदि बचाव के टीके लगाना आता होगा, प्लास्टिक सर्जरी होती होगी, राज समाज की सभी सक्षम व्यवस्थाएं रही होंगी, पंचायतें भी रही होंगी। यह सुनकर अच्छा तो लगता ही है। इन बातों से आत्मविश्वास और आत्मगौरव भी आता है, का भाव भी देश में कुछ कुछ जगता हो। पर आजकल के संदर्भ में ये कोई बहुत काम की बातें नहीं है। यह सब जानकारी आज किस काम आने वाली है? यह सब जानने का लाभ क्या है? लोग सामान्यतः ऐसा पूछते रहते हैं। इसी तरह का प्रश्न 2-1 महीने पहले हमारे तब के प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर ने उठाया था। उनके घर में गया था। वे पूछने लगे, आप ये 18वीं सदी को लेकर क्या बैठे हैं? अब तो 20वीं 21वीं सदी की बात होनी चाहिए। और बहुत से अनुभवी और परिचित लोग यही बात और अधिक जोर देकर कहते हैं। लगता है हम जैसे सभी भारतीय ही किसी तरह 20वीं 21वीं सदी में पहुंचने की बातें करने लगे हैं। पर यह 20वीं 21वीं सदी है किसकी? हमारी तो यह सदी नहीं है। भारत के जो साधारण लोग हैं, जिनकी अवस्था को देखकर हम दुखी होते रहते हैं, जिनकी भलाई के नाम पर सब तामझाम चलता है, उनकी तो यह सदी नहीं है। नेहरू की माने तो वे साधारण लोग अभी भी 17वीं 18वीं सदी में ही रह रहे हैं। नेहरू ऐसा कहा करता था और वे इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि 18वीं सदी से बाहर निकलकर ही नहीं रहे तो 20वीं सदी में आएंगे कैसे, और 20वीं सदी में आ नहीं रहे। पर वे साधारण जन तो शायद पश्चिम की 18वीं सदी में भी न हो सकता है अभी भी पौराणिक युग में ही रह रहे हों। काल और युग की अपने यहाँ जो कल्पना है, उसी दृष्टि से वर्तमान को देख रहे हैं। कलयुग में रहते हुए किसी अवतार पुरुष के आने की अपेक्षा में हो। उनकी मान्यताओं के अनुसार तो पश्चिम की इस 20वीं सदी में गांधी को ही अवतार पुरुष कहा जा सकता है, पर शायद उन्हें किसी दूसरे तीसरे के आने की आशा है।
और शायद उसी बातों में वो मग्न हो। अगर यह सच है कि इस देश के साधारण लोग तो अपनी पौराणिक कल्पना के कलयुग में ही रह रहे हैं, तो इसी कलयुग को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। 20वीं सदी का राग अलापते रहने से हमारा काम नहीं चल पाएगा। हमारे लोग इस सदी में नहीं है तो यह अपनी सदी है ही नहीं। वैसे भी यह पश्चिम की ही सदी है। हो सकता है जापान वालों को भी यहाँ कुछ कुछ अपनी ही सदी लगती हो, पर मुख्य रूप से तो यूरोप अमेरिका की सदी है। और क्योंकि हम यूरोप या अमेरिका या जापान के साथ संपर्क तोड़ नहीं सकते, इसलिए उनकी इस 20वीं सदी को भी शायद कुछ समझना पड़ेगा। पर यह समझना तो अपने साधारण लोगों की दृष्टि से ही होगा ना। अपने काल के आधार पर दूसरों के काल को समझा जाएगा ना। समझने की यह प्रक्रिया का यह सामान्य क्रम उल्टा तो नहीं कहा जा सकता। हमें तो कलयुग की दृष्टि से 20वीं सदी को समझना पड़ेगा। 20वीं सदी की दृष्टि से कलयुग को समझना तो हो ही नहीं सकता। हम में से कुछ लोग शायद मानते हो कि वे स्वयं भारतीय चित्त व काल की सीमाओं से सर्वथा मुक्त हो चुके हैं। अपनी भारतीयता को लांघ कर वे पश्चिम की आधुनिकता या शायद किसी प्रकार की आदर्श मानवता के साथ एकात्म हो गए हैं। ऐसे कई लोग हैं, तो उनके लिए 20वीं सदी की दृष्टि कलयुग को समझना और भारतीय कलयुग को पश्चिम की 20वीं सदी के रूप में ढालने के उपायों पर विचार करना संभव होता होगा, पर सामान्यतः ऐसा हुआ नहीं करता। अपने स्वाभाविक देश काल की सीमाओं मर्यादाओं से निकलकर किसी और के युग में प्रवेश कर जाना असाधारण लोगों के बस की बात भी नहीं होती। नेहरू जैसों के लिए तो यह नहीं हो पाया होगा। अपनी सहज भारतीयता से भी वे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए होंगे। गांधी के कहने के अनुसार भारत के लोगों में जो एक तर्कातीत और विचित्र सा भाव है, उस विचित्र तर्कातीत भाव का शिकार होने से नेहरू भी नहीं बच पाए होंगे। फिर बाकी लोगों की तो बात ही क्या। वे तो भारतीय मानस की मर्यादाओं से बहुत दूर जा ही नहीं पाते होंगे। भारत के बड़े लोगों ने आधुनिकता का एक बाहरी आवरण सा जरूर ओढ़ रखा है। पश्चिम के कुछ संस्कार भी उनमें आ गए हैं, पर चित्त के स्तर पर वे अपने को भारतीयता से अलग कर पाए हों, ऐसा तो नहीं लगता। हाँ, हो सकता है कि पश्चिमी सभ्यता के साथ अपने लंबे और घनिष्ठ संबंध के चलते कुछ 10, 20, 50 सहस्त्र या शायद लाखें लोग भारतीयता से बिल्कुल दूर हट गए हों। पर यह देश तो 10, 20, 50 सहस्त्र या लाख लोगों का नहीं है। यह तो 80 करोड़ लोगों की कथा है। भारतीयता की मर्यादाओं से मुक्त हुए तो ये लाखें आदमी जाना चाहेंगे तो यहाँ से चले ही जाएंगे। देश की अस्मिता के अनुसार अपने मानस, चित्त और काल के अनुरूप चलना लगेगा, तो हो सकता है इनमें से बहुतेरे फिर से अपने सहज चित्त और मानस रूप में लौट आए। जिनका भारतीयता से नाता पूरा टूट चुका है, वे तो बाहर कहीं जाकर बस सकते हैं। जापान वाले जगह देंगे तो वहां जाकर रह लेंगे, जर्मनी में जगह हुई तो जर्मनी में, रूस में कोई सुंदर जगह मिली तो वहां चले जाएंगे, अमेरिका में भी जा सकते हैं। 2-4 लाख भारतीय अमेरिका जाकर बसे ही हैं, और उनमें बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, दार्शनिक, साहित्यकार, विज्ञानविद और अनेक प्रकार के विद्वान भी शामिल हैं। पर इन लोगों का जाना कोई बहुत कठिनता की बात नहीं है, समस्या की बात नहीं है। समस्या उन लोगों की नहीं जो भारतीय चित्त काल से टूटकर अलग जा बसे हैं। समस्या तो उन करोड़ों लोगों की है जो स्वाभाविक मानस व चित्त के साथ जुड़कर अपने सहज काल में रह रहे हैं। इन लोगों के बल पर देश का कुछ बनाना है, तो हमें उस सहज चित्त मानस काल को समझना पड़ेगा। उस चित्त के प्रकाश में वर्तमान कैसा दिखाई देता है, यह जानना पड़ेगा। और भारतीय वर्तमान के धरातल से पश्चिम की 20वीं सदी का क्या रूप दिखता है, उस 20वीं सदी और अपने कलयुग में कैसा और क्या संपर्क हो सकता है, इस सब पर विचार करना होगा। यह तभी हो सकता है जब हम अपने चित्त व काल को, अपनी कल्पनाओं व प्राथमिकताओं को और अपने सोचने, समझने और जीने के तौर तरीकों को ठीक से समझ लेंगे। पूर्ण हुआ प्रथम।
क्या लगता है? ये चित्त मानस और काल को समझना चाहिए ये कहते हैं, परंतु इन्होंने कहीं पर भी चित्त मानस और काल है क्या ये नहीं बताया। मैंने उनके इतने बड़े वाङ्मय में, जो मैं परसों कह रही थी ना भृगुगट में, कि एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन और उसके ऊपर पासिंग कमेंट, इतना ही उन्होंने प्रस्तुत किया। मूल बातें जिसको हम शास्त्रीय पद्धति से ये चित्त क्या है, काल क्या है, मानस क्या है, उसके उदाहरण प्रत्यक्ष देना ऐसा नहीं किया उन्होंने। इसलिए ये चित्त मानस एवं काल ये निबंध 40 पृष्ठों तक सीमित रह गया। उसका आगे विवेचन करना चाहिए, वो नहीं किया। इसलिए हमारा 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 हमारी जीवन रचना बनेगी कैसे, उसके मूल तत्व क्या है, इसके ऊपर इन्होंने विवेचन नहीं किया कभी। क्योंकि ये तो लेख हैं, कहीं न कहीं छपे हुए लेख हैं, वैसे पहले ही बताया, जनसत्ता में छपे हुए हैं, तो उसकी मर्यादा के अनुसार उतना एक लेख हो गया। परंतु उसमें जो मूल बातें बताई हैं, वो बात उनकी ये थीसिस ठीक है कि हमारे ही भारतीयत्व को समझे बिना, हमारे लोगों का मानस क्या है, दृष्टि क्या है, ये समझे बिना तो हम कोई नया अपना तंत्र खड़ा नहीं कर सकेंगे। लेकिन अपना तंत्र खड़ा करने की बात वो क्या होती है, इसका विवेचन उन्होंने नहीं किया। ये आवश्यक है, ये आवश्यक है, हमारे यहाँ ऐसा होता रहा है, फिर ब्रिटिशों ने ऐसा किया। ये इसका सबका तो वर्णन उन्होंने बहुत किया। माने मैं तो एक अर्थ में कहूँगी कि डेटा कलेक्शन बहुत किया इन्होंने। परंतु उसका जो विवेचन करना चाहिए उसके आधार पर कि हमारा नया मॉडल होगा कैसा? केवल इतना उन्होंने यहाँ तक लाकर रखा कि नया मॉडल अपने देश अपने चित्त मानस और काल के ऊपर आधारित होना चाहिए। इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इसमें भी 5 बार उन्होंने यही कहा है, 5-7 बार। अपना अपना मानस नहीं है, ये तो अपना काल नहीं है, अपने चित्त के अनुसार नहीं है, ये तो यूरोपीय तंत्र का है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपना क्या है फिर? ये नहीं बताया उन्होंने कि अपना क्या है और उसके आधार पर ये तंत्र खड़ा कैसे होगा, ये नहीं बताया। ये जो बद्रीशाह ठुलगरिया ने करने का प्रयास किया, अभी अपना क्या होगा, उपाय भी बताए, अपना क्या है इसका निरूपण भी किया, और फिर आज हमको इसके कारक तत्व अधिजनन अध्यापन अधिलवन है ये भी बताया कि इसके आधार पर हमारा तंत्र खड़ा हो सकता है। ऐसा प्रयास इन्होंने नहीं किया। डेटा कलेक्शन तो दुनिया भर का हो ही सकता है। ताई मुझे जो डाटा कलेक्शन हुआ ये बात ठीक है, लेकिन वो वहीं पर सीमित रहनी चाहिए। धर्मपाल धर्मपाल इनके जैसा अन्य भी बहुत लोगों ने अध्ययन किया हुआ है। ऐसा डेटा कलेक्शन बहुत लोगों ने किया हुआ है, इन्होंने भी किया। परंतु उसका जो करने वाला भाग है, उसके बाद जो तंत्र निर्माण करना, प्रतिमान निर्माण करना, ये नहीं किया इन्होंने। और शायद करने का समय भी नहीं, क्योंकि डेटा कलेक्शन में इतना टाइम में मनु को परसों यही कह रही थी कि आप इनको मिलो, इनका इंटरव्यू लो, यहाँ जाकर देखो, 7 दिन आशीष गुप्ता के पास जाकर रह कर देखो, उससे जिंदगी निकल जाएगी तो भी डेटा कलेक्शन भी पूरा नहीं होगा, उसका उसका विश्लेषण भी पूरा नहीं होगा। आप तंत्र कब खड़ा करेंगे? इसलिए तंत्र खड़ा करने पर अधिक ध्यान दो। ये बड़ा ऐसे देखा जाए तो बड़ा सीरियस इश्यू है कि हम शोध कार्य करेंगे किस प्रकार से, नया तंत्र निर्माण करना है हमको तो किस आधार पर करेंगे, इसकी कोई स्पष्टता आज के ज्ञान क्षेत्र में रिसर्च के बारे में है नहीं। नया तंत्र निर्माण करने के लिए जो आधार चाहिए उसके बारे में गंभीरता है नहीं,
और तंत्र नया हमको निर्माण करना है, इसका दायित्व बोध भी किसी के पास नहीं है। इसलिए काम सरकार का भी चलता है तो नया तंत्र निर्माण करने की दिशा में नहीं चलता है, नीतियां निर्धारण करने की दिशा में चलता है कि नीति निर्धारण करो। तो आर्थिक पॉलिसी होगी, शिक्षा की पॉलिसी होगी, या ऐसे समाज नीति होगी, ऐसी नीति निर्धारण करना यहाँ तक सीमित रहता है। तंत्र निर्धारित करना, तात्विक बातों के आधार पर तंत्र निर्धारित करना, ये सब नहीं होता है। तो दिस ए वेरी ग्रेट फ्लॉ, बहुत बड़ा लैकिंग, अभाव जो है वो तो ये है। और हमारा बौद्धिक क्षेत्र तो इतना गया बीता है कि उनको सूझता ही नहीं है कि ऐसा, और सूझता नहीं है इसलिए साहस नहीं है, इसलिए सामर्थ्य का उपयोग करने की कोई पड़ी ही नहीं है। इतनी दुर्गति और दुर्दशा है। अब धर्मपाल जी के बारे में मेरा तो अभिप्राय ऐसा ही है कि हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, बहुत उपयोगी काम किया, परंतु उसकी बहुत सारी सीमा है, मर्यादा है कि हाँ ठीक है, भारत में ऐसा ब्रिटिश काल में ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, उन्होंने इतने अत्याचार किए, उन्होंने ऐसा किया, सर्वेक्षण किया, ये सब ठीक है ना, डेटा कलेक्शन किया, वो एक अच्छा काम किया। परंतु भारत का रिसर्च है वो डेटा कलेक्शन ऊपर ही निर्भर नहीं करता है। लोग का व्यवहार ये देखना, इसके नमूने प्राप्त करना, यही डेटा कलेक्शन है ना, और क्या है। लोग का व्यवहार क्या हो रहा है, व्यवस्थाएं कैसी है, इस ना, और इसके डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करना, इकट्ठे रखना कि हाँ देश में ऐसा हो रहा है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशों ने ऐसा ऐसा तंत्र निर्माण किया, उसके पहले ऐसा ऐसा तंत्र था। ये दो बातें हुई। अब कैसा चाहिए इसके बारे में बोलो तो वो हमारा बौद्धिक क्षेत्र जो हमेशा करता है ना, समस्या का प्रतिपादन, समस्या का विश्लेषण, उसके कारण और उसके परिणाम, इतना इतना लंबा करते ही जाएंगे, क्योंकि वो तो सरल है ना, वो तो सरल है। परंतु उसके आधार पर ये सब किस लिए करना है, ये सब विश्लेषण से लेकर कारण और परिणाम जानना है, किस लिए करना है। तो अब हमारा तंत्र कैसा होगा, इसलिए करना है। तो वो तंत्र निर्माण करने तक का कोई जाता नहीं है, होना तो ये चाहिए। तो यही काम इसमें भी कारण परिणाम इसकी तो कोई बात नहीं, केवल डेटा कलेक्शन ये मुख्य बात है, और कुछ मात्रा में विश्लेषण ये दूसरी बात है। यहाँ तक धर्मपाल जी को हमने सीमित रखना चाहिए। और ताई जो बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं वो भी नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए ना। हमारे सब लोग धर्मपाल 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 कह रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, फिर चुप रहेंगे। अब वो बोलो धर्मपाल धर्मपाल, धर्मपाल जी ने भी कहा है, क्योंकि एक ही हाथ में आ गया। और लोगों ने जो किया है, जैसे भारत में अंग्रेजी राज्य, पंडित सुंदरलाल का कितना अध्ययन करके उन्होंने लिखा है दो में, परंतु उसका वर्णन बहुत कम होता है। भाई देशिक शास्त्र कितना एक सुंदर ग्रंथ है। एक कारण तो मुझे ये लगता है कि ये धर्मपाल जी ने अंग्रेजी में लिखा और पंडित सुंदरलाल ने हिंदी में ही लिखा है। हाँ ये भी हो सकता है ताई। हाँ ये भी हो सकता है। इसलिए ठीक है, हमको ये काम में आएगा, वो जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से बहुत काम में आएगा। ये भी नहीं कि काम में नहीं आएगा, परंतु उसके मर्यादा समझना चाहिए। पूरा प्रयास जो अभी हम जैसे कर रहे हैं कि भाई नई व्यवस्था दो, नया प्रतिमान दो, करने के लिए कुछ दो,
या इसके लिए ये थोड़ा काम में आएगा, परंतु इसका विकल्प नहीं हो सकता वो। तो इसको करने से क्या फायदा? ब्रिटिशों ने इतने अत्याचार किए, हाँ ठीक है ना, ठीक है, अब क्या है, लेकिन हाँ, आपका मानस बनाने में क्या आप हीनता बोध से ग्रस्त है, उसमें से आप कुछ मुक्त हो सकते हैं, तो उसका उपयोग है। क्या आप ब्रिटिशों को इतना श्रेष्ठ, अपने से बहुत ऊपर ऐसा मत मानो। देखो सही चित्र क्या है, इन्होंने इतना अत्याचार किया। देखो सही चित्र क्या है, अपने यहाँ ऐसा फौलाद बनता था, अपने यहाँ ऐसी खेती होती थी। तो भारतीय भारतीय जो ज्ञान है, भारतीय कौशल है, भारतीय विद्याएं हैं, ये बहुत गुणवत्ता की दृष्टि से, विपुलता की दृष्टि से बहुत आगे थी, बहुत उनसे श्रेष्ठतर थी। ये तो हो गया, परंतु उसके पीछे जो दृष्टि है ना, कि भारतीय खेती, उन्होंने पैदावार अधिक है, 3 फसलें होती है, उसके लिए जो यंत्र सामग्री है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो बैलों से होती है, ये सारी बातें तो ठीक है, परंतु उसके पीछे दृष्टि क्या रही? पर्यावरण के अनुकूल जो दृष्टि है, वो भारतीय दृष्टि, इसका उसमें उल्लेख नहीं होता है। इसलिए आज यदि परिवर्तन करना है तो किस बात को मूल आधार मानना होगा? आज भारतीय खेती वैसी क्यों नहीं रही? आज उस समय जो लोहा इस्पात बनाने की भट्टियां थी, वो आज क्यों नहीं बनती है फिर? क्या कारण क्या हुआ कि आज जो इस्पात निर्माण होता, बहुत बड़े बड़े कारखानों में होता है, बहुत बड़ी जटिल यंत्र सामग्री के माध्यम से होता है, तो उस भट्टी का क्या? आपने प्रशंसा तो कर दी कि ऐसी भट्टी थी और ऐसी इस्पात की ये गुणवत्ता थी, विश्व में वो नंबर 1 इस्पात था, ये तो बता दिया। आज नहीं है वो भी बता दिया, परंतु ये आप नहीं बताते कि आज जो आयरन ओर है, कच्ची धातु है, वो भट्टी वालों को नहीं मिलती है, कारखाने वालों को मिलती है। ये तो पॉलिटिकल हुआ। और दूसरा, ये यंत्र सामग्री को आप बेहतर मानने लगे, ये तो दृष्टि परिवर्तन हुआ। कि दृष्टि परिवर्तन में एक तो बुद्धि विभ्रम है, दूसरा हीनता बोध है। तो ये हीनता बोध और बुद्धि विभ्रम को दूर करना, ये तो राजकीय मुद्दा नहीं है, आर्थिक मुद्दा भी नहीं है, पर्यावरणीय मुद्दा भी नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र का मुद्दा भी नहीं है, ये तो शुद्ध साइकोलॉजी का मुद्दा है। ये नहीं रहा, तो ये जड़ में से हीनता बोध और बुद्धि विभ्रम, ये 2 समस्याएं हमारी दूर नहीं होंगी, तब तक हम क्रियात्मक भी नहीं आएंगे कि नहीं कच्चा लोहा तो भट्टी वालों को मिलना चाहिए और भट्टी की सुरक्षा होनी चाहिए। ये कारखाने हमारे विकास का मार्ग नहीं है, ये होना चाहिए। इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना, ये नहीं हुआ। मैंने आज पर्यावरण की समस्या की चर्चा करने वाले कारखानों को छुएंगे तक नहीं। शिकायत करेंगे कि कारखानों का गंदा रासायनिक कचरा है, वो गंगा नदी में मिलता है, तो वो ना मिले, इसके उपाय तो करो, लेकिन ऐसा कचरा बने नहीं, यहाँ तक बात नहीं जाती है। इसलिए ये जरा दूसरे प्रकार की जटिल समस्या है। और ये इसे सभी अध्येताओं जो है ना, धर्मपाल जी जैसा ये डेटा करेक्शन करने वालों के बाद, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये अभाव का मुद्दा है। इस दृष्टि से इसका विचार करना चाहिए। भाई मुझे गांधी, महात्मा गांधी का क्या है कि
अब संघ भी गांधी को कैसे देखता है, जैसे मुसलमानों को कैसे देखता है, ऐसे गांधी को कैसे देखता है। इसका जो एकात्मता स्तोत्र है उसमें गांधी जी का नाम है, प्रातः स्मरणीय व्यक्ति के नाते। इसमें भी संघ में ठीक दो हिस्से हैं, एक कहता है बिल्कुल नहीं होना चाहिए और दूसरा कहता है कि होना चाहिए। अब ये तो गुरुजी थे तब के जमाने का है, गांधी जी का नाम प्रातः स्मरण में आया, उसके पहले नहीं था, बाद में आया। दत्तोबंदी ठेंगड़ी का आप बौद्धिक सुनेंगे कभी तो पूज्य महात्मा गांधी ऐसा बोलेंगे वे। अब उनको तो कोई बाध्यता तो नहीं थी पूज्य कहने की, तो भी वो इसी प्रकार से उल्लेख उनका करते हैं। तो इसके पीछे दृष्टि क्या है? तो दत्तोबंदी को ही किसी ने पूछा कि ऐसे महात्मा गांधी का नाम एकात्मता स्तोत्र में कैसे है? तो उन्होंने अच्छा उत्तर दिया। वो थोड़ा सा तो टालने के लिए हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा विचार करने के लिए भी हो सकता है कि देखो, महात्मा गांधी के चरित्र के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है शैतान का और दूसरा है संत का। संत गांधी है, उसको संघ ने लिया, और शैतान वाला है वो कांग्रेस ने लिया। इसलिए उनके प्रभाव से अभी जो पॉलिटिकल पार्टी चल रही है और जो व्यवस्था जिस कारण से वो गांधी 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 देश भर में हो रहा है, वो उनका शैतान का चेहरा है। और हम जिसको स्वीकार करते हैं वो संत का चेहरा। वो कौन सा एस्पेक्ट है? तो गांधी जी के पूर्ण विचारधारा के दो हिस्से हैं, एक पॉलिटिकल है और एक फिलोसॉफिकल है। फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल में उन्होंने इस्लाम को, ईसाईयत को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि जैसे वो सारी समस्याओं की जड़ बन गया वो। तो पॉलिटिकल इस्लाम स्वतः पॉलिटिकल इस्लाम है, और इतना कायर, इतना ये, तो भी इस्लाम का अपीजमेंट, मुसलमानों का अपीजमेंट और नेहरू के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार, ये दो उनको शैतान बनाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, तो सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल आदि लोग, सावरकर आदि लोगों की जो अवमानना है, भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी यदि इन्होंने कहा होता, महात्मा गांधी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ऐसा नहीं किया। और मार्ग पथ भटके हुए देशभक्त, ऐसा वर्णन उन्होंने किया। तो ये शैतानियत है, ये शैतान का चेहरा है। चाहिए रचनात्मक कार्य जो स्वदेशी है और आर्थिक ग्राम विकास है, ग्राम केंद्रीय आर्थिक विकास की संकल्पना है, ग्रामोद्योग है, खादी है, ये सारे जो हैं वो आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण जो देश का होना है, उसके ये साधन है। गो हत्या निवारण माने गो सेवा, ये सारे के सारे संघ ने ले लिए हैं। ग्राम विकास है, स्वदेशी है, अस्पृश्यता निवारण है, जाति भेद मिटाना है, और उसके बाद ये ग्राम खादी का अर्थशास्त्र है, बुनियादी शिक्षा है। ये सारा का सारा जो राष्ट्र निर्माण व्यावहारिक आयाम है, वो सारे तो संघ को छोड़कर और किसी ने नहीं अपनाए हैं। मैंने एक पक्ष था कांग्रेस में भी जिन्होंने पॉलिटिकल ये इसका छोड़कर रचनात्मक कार्य का रास्ता ही अपनाया। विनोबा भावे, आचार्य काका कालेलकर और ऐसे बहुत लोग थे। परंतु गांधी जी के जाने के बाद और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद नेहरू ने और उनकी जो जमात थी, उन्होंने रचनात्मक कार्यों की भी ऐसी की तैसी कर दी, उसको भी नष्ट कर दिया, शिक्षा को भी नष्ट कर दिया, और गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा है वो नष्ट हो गया।
पॉलिटिकल तो उन्होंने अपनाया, जबकि महात्मा गांधी कहते थे कि अब कांग्रेस को डिसॉल्व हो जाना चाहिए, हमको राजनीति में नहीं जाना है। वो तो नेहरू माने नहीं, और 48 गांधी जी चले गए। तो जो बच गए वो शैतान बच गए, संत समाप्त हो गए। और संतत्व जिसने लिया उसके प्रति कांग्रेस की इतनी दुश्मनी थी कि संघ के ऊपर प्रतिबंध के बाद प्रतिबंध, उसको ब्लैकलिस्ट में डालना, इतनी परेशानी तो कर दी। तो जो संत गांधी थे उसकी तो हत्या कांग्रेस ने स्वयं कर दी, और शैतान गांधी के मार्ग पर पूरा देश और उसका आंदोलन और ये सब चला। तो इतनी दुष्ट चालबाजी रही कि स्वतंत्रता मात्र गांधी के अहिंसा सत्याग्रह के आधार पर मिली, ये स्थापित हो गया। बाकी क्रांतिकारियों का कोई योगदान नहीं, जो कांग्रेस में जहाल पक्ष था लोकमान्य तिलक, उसका कोई योगदान नहीं, ऐसा इतिहास पे लिखा गया। इसलिए ये शैतानों ने गांधी को महात्मा भी बना दिया, भगवान का अवतार भी बता दिया, और उसका उपयोग किया। वे स्वयं, नेहरू स्वयं गांधी को अवतार नहीं मानते थे, वो तो एक प्यादा ही मानते थे, अपने अपने उपयोग के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनका उपयोग करो, गांधी को इतना ही मानते थे। और धर्मपाल जैसे मैं तो उसको बौद्धिक रूप में थोड़े भोले मानूंगी, इनको अवतार मानते हैं। हाँ, बौद्धिक रूप में तो बहुत और भोले हैं लोकमान्य सब। तिलक यदि होते तो गांधी की इतनी नहीं चलती। लेकिन 1920 से 1947 केवल 27 वर्ष जो हैं वो इस प्रकार से छाए रहे गांधी कि पूरा गांधी युग हो गया 27 वर्षों में। तो भारत में आए ही तो वो 15 में, तब तक तो भारत में थे भी कहाँ वे। 15 से 20 वो छाया में ही रहे, लोकमान्य तिलक की छाया में ही रहे। उनका कोई इतना ही प्रतिभा तो नहीं स्थापित हुई थी, बाद में सारे चढ़ बैठे। उसमें सारे क्रांतिकारियों का योगदान जो स्वाधीनता प्राप्ति में था वो समाप्त हो गया, उन्हें उसका उल्लेख ही नहीं हुआ। और ये जो राष्ट्रवादी लोग थे, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, ये सारे जो थे वो भी दब गए, उनको कोई जानता ही नहीं। बाकी श्री अरविंद तो क्रांतिकारक थे, डॉक्टर हेडगेवार क्रांतिकारक थे। ऐसा सब हुआ। तो वास्तव में ये 200 वर्षों का क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया या ब्रिटिश इंडिया, या मॉडर्न इंडिया ही लिखना चाहिए। 19वीं 20वीं शताब्दी का भारत का इतिहास, 200 वर्षों का भारत का क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसे लिखना चाहिए किसी ने। तो उसमें ताई क्या रहेगा फिर? तो महात्मा गांधी की शैतानियत भी सामने आएगी, संतत्व भी सामने आएगा। तो ताई गांधी जीवित रहते तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, जीवित रहते तो हीरो नहीं बन जाते, क्योंकि हाँ, नेहरू ही उनको ऐसे तहस नहस कर देते उनके विचार के अनुसार। और महात्मा गांधी यदि थोड़ी भी सच्चाई होती तो कांग्रेस के सामने ही आंदोलन करते, सत्याग्रह करते। एवरीथिंग पॉलिटिकली यूज्ड गांधी, क्योंकि गांधी तो अब करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए थे नहीं। इसलिए कांग्रेस ने
उनका जो शैतान पक्ष था उसमें वो सक्रिय हो गए और उनका जो सकारात्मक पक्ष था उसको प्रदर्शन के नाते म्यूजियम पीस करके उसका उपयोग किया। खादी ग्रामोद्योग कमीशन तो बना दिया, लेकिन उसकी हालत क्या है? खादी कोई प्रतिष्ठित तो हुई नहीं, बुनियादी शिक्षा तोड़ दी, स्वदेशी का सिद्धांत छोड़ दिया, इस्लाम का अपीजमेंट चालू रखा क्योंकि वो पॉलिटिकल आइडिया था। क्रिश्चियनों का अपीजमेंट चालू रखा, कम्युनिस्टों को अपने साथ में ले लिया, तो शिक्षा तहस नहस हो गई पूरी। इकोनॉमिक मॉडल गांधी का नहीं रहा, सोशल मॉडल इतना गांधी के पास था नहीं, और शास्त्रों का अध्ययन बिल्कुल ही नहीं। इसलिए शास्त्रीय अध्ययन के बिना तो इसको ठीक से आधार मिलेगा ही नहीं ना। तो शिक्षा विभाग बिल्कुल माने खादी ग्रामोद्योग इसके आधार पर ही खड़ा करना तो वो बहुत लंबा चलता नहीं। यानी बिना सैद्धांतिक इसलिए आधार उनका के जो इन्होंने अपने विचार को खड़ा हाँ किया, इसीलिए तुरंत गिर भी गया। हाँ 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 हाँ, जो सामने दिखा उसको पकड़ा। बाकी खेती करना, इसके लिए देशी पद्धति, स्वदेशी खेती, स्वदेशी वस्त्र निर्माण, देशी उद्योग, ये सब तो पकड़ा, परंतु पर्यावरण को देवता मानना, भूमि को माता मानना, ये जो उसके पीछे भावात्मक आयाम है और तात्विक आयाम है, वहां तक वो गए नहीं। और फिर ऐसे तात्विक विम्स पर आधारित पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी आए उनके लिए कुछ नहीं किया, मुसलमान थे उनके लिए सब कुछ किया, और ये ऐसे सारे काम वो करते रहे, और इसलिए इसके लिए उन्होंने सैद्धांतिक आधार बताया। मरवा ही दिया ना। ने तो इसके लिए बहुत बोला भी है कि वहां से स्थान पर से 3 गोलियां नहीं मिली थी, 4 थी। तो 4 जो गोलियां थी तो इसमें 3 तो गोडसे ने मारी थी, चौथी कहाँ की थी? चौथी किसने मारी? ये एक। दूसरा, तीसरी बार भी गोली लगी, उसके बाद वो गिर पड़े, लेकिन उसके बाद 40 मिनट जीवित थे वे, तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, क्यों नहीं ले गए? दूसरा, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे प्रश्न तो उन्होंने उठाए। हत्याएं तो कांग्रेस लीडर्स ने बहुत करवाई, ललित नारायण मिश्रा की हत्या हुई, कितने लोगों की हत्याएं हुई, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई, सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु हुई। तो ये इसमें गांधी जी को कुछ नहीं कहना था। तो ये इसीलिए तो मैंने धर्मपाल जी को भोले कहा। भोले। ताई, जो मुझे धर्मपाल, इसलिए हमारा बस चले, हाँ, इसलिए हमारा बस चले तो किसी को एक डिपार्टमेंट ये करके लगाए, 200 वर्ष का भारत का इतिहास लिखो, प्राचीन नहीं, अभी अर्वाचीन काल का इतिहास पुनर्लेखन है ना। तो इतिहास पुनर्लेखन में ये 200-300 वर्ष का इतिहास लिखो, इसका पुनर्लेखन करो, इसके बहुत डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे। हम कहते हैं ना मूलम लिख्यते किंचित, आधार के बिना, प्रमाणों के बिना कुछ नहीं लिखना, तो इसके प्रमाण तो बहुत मिल जाएंगे। प्रमाण तो पग पग पर मिलेंगे।
अभी ताई जो लिख रहे हैं सब अपने अपने विचार से लिख रहे हैं, जबकि दोनों को मिला करके हाँ, सबको लेकर नहीं लिख रहे। बिखरे हुए प्रयास, सारे बिखरे हुए। कोई इतना छोटा सा हिस्सा लेकर लिख रहा है, कोई इसका एक अंश लेकर लिख रहा है, कोई लेख लिख रहा है, कोई पीएचडी का थीसिस लिख रहा है, कोई पीएचडी के लिए लिख रहा है, तो उसका कोई मूल्य नहीं है फिर ऐसा। परंतु किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ने एक पूरा प्रोजेक्ट लिया 5 वर्ष का, the critical history of British India. Yeah, critical history of 300 years. From 1600 to 2000, 2000. ऐसा 400 वर्ष का इतिहास आ जाएगा, आने दो। अभी मेरे ग्रंथमाला में 2 पुस्तकें हैं, 400 वर्षों का इतिहास। यही 400 वर्ष है। तो ऐसे जो बेसिक काम होने हैं ना बड़े बड़े, वो ऐसे होने हैं। तो कई वॉल्यूम में होगी ताई पुस्तक। हाँ, तो होने देना चाहिए। अच्छे से प्रमाण जुटा कर, ये भी डॉक्यूमेंट्स जुटा कर होगा। डॉक्यूमेंट्स भी हैं ताई, बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, हजारों किताबें हैं, तो प्रमाण तो है ही हमारे पास सारे। तो बहुत है ये ओरिजिनल। जैसे भारत में अंग्रेजी राज्य, बहुत अच्छा इतिहास लिखा है। ये भी 100 वर्ष पुराना है, 1929 में लिखा है। ताई जो मैंने देखा अभी, जो हम समाधान और प्रतिमान 3 कारणों से नहीं निकाल पा रहे हैं। पहली बात, समाधान वो लोग खोज रहे हैं जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े और वहां से तकनीकी शिक्षा ली। तो दोनों में समस्या ये है कि उनका जो चित्त भी है और मानस भी है और व्यवहार भी है, वो पश्चिमी ही हो गया। तो वो इधर देख ही नहीं पा रहे। उनको लगता है कि समाधान वही है, यहाँ तो कोई समाधान ही नहीं है। दूसरा, जो अज्ञान, अल्प ज्ञान, विपरीत ज्ञान, बुद्धि विभ्रम, हीनता बोध और उनके प्रति सुपीरियरिटी का भाव, हाँ, वही तो। इन सब बातों के कारण वो हमारी चीज को देखना ही नहीं चाहते। वो ये सोच रहे कि उसी में समाधान खोजे। ताई एक जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं गौशाला गया। यहाँ का दृष्टांत बताऊं मैं। प्रदेश में 1,65,00,000 रुपए की गौशाला सरकार देती है, और यदि अलग से भूसा घर बनाना हो तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपया का मिलता है। हम एक गौशाला, आदर्श गौशाला बना रहे हैं। तो मैं जहां भी जाता था तो यहाँ 2400 रुपए का एक वो बनता है, प्लास्टिक की पन्नी का ही बनाते हैं वो आजकल। तो उसमें भूसा यानी लगभग 400-500 गायों के लिए 1 सप्ताह 10 दिन का स्टोर हो जाता है। यदि हम वैसे बना दें तो 50-60 बनाने से पूरे वर्ष का भूसा एकत्र हो जाता है, और जगह भी उतनी ही रोकता है जितना वो भंडार गृह रोकता है, या उससे थोड़ी ज्यादा रोकता है। और व्यय इतना कम है कि उसका ब्याज से ही 1 महीने के ब्याज से ही काम चल जाता है। पूरे वर्ष में जितना पैसा उसको मिलता है भंडार गृह को, उसके ब्याज से काम चल जाता है। दूसरा, जो ऊपर बना रहे हैं वो टीन शेड लगा रहे हैं सब, और टीन शेड में गाय इतनी परेशान रहती है, वो तपता है ऊपर से। तो हमने क्या किया, यहाँ स्थानीय भूसी लगती है, हमने कहा उस भूसी से तैयार करो। इन दोनों से वो जो 1.5-2 करोड़ का था, 2.5 करोड़ तक का पड़ रहा था वो भंडार गृह वो सब बना करके, वो बड़ी मुश्किल से 4-1 लाख रुपए का तैयार हो गया था, उतना ही। लो देखो। और सबसे बड़ी बात, ये ठंडा भी रहता है, प्रकृति के भी अनुकूल है, पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है, अपव्यय भी नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि क्योंकि क्यों मान्यता नहीं, ये उसके पीडब्ल्यूडी का जो डीएसआर रेट होता है उसमें शामिल नहीं। हाँ, किंतु ये बहुत सहज है और सस्ता भी है, और 5 साल तक ऊपर वाली चलती है अपनी। हाँ, तो इसका एक डॉक्यूमेंट बनाकर योगी जी को देना चाहिए।
मैं बना रहा हूँ ताई, व्यवधान क्या है, हाँ व्यवधान क्या है ये भी बताना चाहिए कि ये पीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स के अनुसार मान्य नहीं है, ये व्यवधान है, परंतु इसके सारे लाभ है, ये बताना चाहिए। तो चलो और दूसरा ताई, समय हो गया ना। एक और ताई मैं सोच रहा था इसमें कि जो हाँ, प्रतिमान बनाना है ना, उसके लिए आपको योग करना पड़ेगा, आपको उस अनुभूति तक जाना पड़ेगा। तो यम का हाँ, पालन, नियम का पालन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और फिर अनुभूति। तो वो व्यक्ति उस क्लिष्टता के बजाय बस यहीं ठहर करके इसी के आसपास टहलना चाहता, इससे आगे नहीं जाना चाहता। चलो हाँ, तो ठीक है, आज पूर्ण करते हैं। आज पूर्ण करते हैं ताई। ठीक है।